जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 में आई हॉरर मूवी 825 फॉरेस्ट रोड के बारे में। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है और इसके एंड में जो ट्विस्ट है उसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एशली नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एशलैंड फॉल्स नाम के एक टाउन में रहा करती थी। एशली वहां पर किसी चीज के बारे में रिसर्च कर रही थी और वो अपनी दोस्त से वीडियो कॉल कर रही थी और उसे सारी बात बता और वो अपनी दोस्त को वीडियो कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है कि कैसे उस टाउन की जो थ्योरीज थी वो सारी सच थी। वो उसे ये भी कहती है कि उसने 825 फॉरेस्ट रोड का भी पता लगा लिया है। लेकिन तभी अचानक उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। एशली की दोस्त उससे कहती है कि अभी कुछ देर पहले ही उसने बताया था कि वो घर में अकेली है क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो घर में थे ही नहीं। एशली ये सुन के हैरान हो जाती है और वो बाहर जाकर देखती है जहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन हम उसके बैकग्राउंड में एक आत्मा को देख पाते हैं। वो अंदर आके दोबारा से दरवाजे को बंद कर देती है और तुरंत उसके दरवाजे पे फिर से नॉक होता है, जिसे वो समझ जाती है कि जरूर ये कोई सुपर नेचुरल इवेंट है। और उसकी दोस्त भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पर उसी घर में एक कपल आते हैं रहने के लिए और उनकी जो एजेंट होती है वो उन्हें वो घर दिखाती है। इस कपल का नाम होता है चक और मारिया और चक की बहन इजाबेल भी उनके साथ यहाँ पर आई हुई थी क्योंकि हाल ही में उसके साथ बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था। इसीलिए चक ने उसे अपने साथ ही रहने के लिए कहा था। अब वो इंसिडेंट क्या था ये आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद इस फिल्म का पहला चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम चक होता है। और दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस फिल्म में हर एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म दिखाई गई है। यानी कि अगर पहला चैप्टर चक है तो चक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे देखेंगे कि वो क्या देखता है। जब वो लोग वहां पर रहने लगते हैं तो कुछ हफ्ते में ही वहां पर उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से चक काफी ज्यादा परेशान रहता था। चक पेशे से एक पियानो टीचर था जो कि बच्चों को होम ट्यूशन देने के लिए जाया करता था। और उसकी वाइफ मारिया जो थी वो एक फैशन डिजाइनर थी जो कि लाइव स्ट्रीम किया करती थी और वो कई सारे कपड़े ऐसे ही बेच देती थी। चक जब मारिया के पास जाता है तो वो लाइव स्ट्रीम कर रही होती है जहाँ पर वो देखता है कि उसने एक बहुत ही भयानक मैनिक्विन को अपनी ड्रेस पहना रखी है। उसके बाद चक उसे डिस्टर्ब नहीं करता और वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो बाहर जाता है तो उसे उसका नेबर लैरी मिलता है। जहाँ जक उससे कहता है कि जब से ही वो इस घर में आए हैं तब से ही इस घर में कोई ना कोई दिक्कत शुरू हो गई है। ये सुन के लैरी उससे पूछता है कि आखिर वो किन दिक्कतों की बात कर रहा है। उसे कहता है कि यहाँ की जो रूफ है वो लीक होती है जिसकी वजह से उनके घर में पानी भर जाता है। लहरी उसे ये भी बताता है कि इस घर में जो पहले रहता था उसने खुद को मार डाला था। और ये सुनकर चक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो उस घर की फोटोज को एजेंट को भेजता है और उसे कहता है कि इन प्रॉब्लम्स के बारे में उसने पहले क्यों नहीं बताया था। एजेंट उससे कहती है कि वो अगले हफ्ते आ रही है उनके टेस्टिमोनियल लेने के लिए ताकि उनके और भी कस्टमर्स देख सकें कि वो कितना अच्छा काम करते हैं। अगली सुबह चक जब उठता है तो वो खिड़की के बाहर देखता है और वो अपनी बीवी को तुरंत बुलाता है और उसे भी खिड़की के बाहर दिखाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसकी जो मैनिक्विन है वो बाहर खड़ी हुई है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये अचानक यहाँ पर कैसे आ गई। तभी लैरी भी वहां पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो इस घर से बच कर रहे क्योंकि उस औरत को परिवार के साथ ऐसे खिलवाड़ करना बहुत ज्यादा पसंद है। चकी सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि वो किस औरत की बात कर रहा है। तो उससे कहता है कि वो अपनी बहन का खास ख्याल रखे। तभी इजाबेल भी वहां पर आ जाती है और लैरी वहां से चला जाता है। और जक समझता है कि शायद इजाबेल ने ये किया होगा, इसीलिए वो उससे कहता है कि आइंदा वो ऐसा ना करे। लेकिन इजाबेल उससे कहती है कि वो उसके वाइफ के रूम में कभी जाती ही नहीं है, तो वो इस मैनिक्विन को कैसे उठा के यहाँ ला सकती है। तो वो इस मैनिक्विन को कैसे उठाकर यहाँ पर ला सकती है। उसके बाद चक उस टाउन की लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर वो अचानक से कई सारी बुक्स को जमीन पे पड़ा हुआ देखता है जो कि एक ऑर्डर में रखी हुई थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और आगे बढ़ता है। लेकिन तभी उसे वहां पर एशली नजर आती है जो कि रो रही होती है और उससे कहती है कि इस लाइब्रेरी में वो किसी भी बुक को ना पढ़े क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका हाल भी उसकी तरह होगा। जगी सुन के उससे कहता है कि आखिर वो कौन है और ऐसा क्यों कह रही है। तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती और चक वहां से लाइब्रेरियन की तरफ जाता है जहां पर वो उससे कुछ बुक्स लेता है और उससे कहता है कि कुछ डेक ऑफ बुक्स जमीन पे पड़ी हुई हैं। ये सुन के वहां के दोनों लाइब्रेरियन हैरान हो जाते हैं और लाइब्रेरियन लड़की चक को कहती है कि क्यों ना वो उनका ग्रुप ज्वाइन करे जिसका नाम फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग है और वो रात को मीटिंग करने वाले हैं। अब चक घर आता है और बुक को पढ़ने लगता है ताकि वो उस टाउन की हिस्ट्री के बारे में जान सके और वहां पर उसे 1980 में हुई टाउन काउंसिल ट्रेजेडी के बारे में पता चलता है, जिसे पढ़ के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी उसकी स्टूडेंट ओलिविया उसके घर में आ जाती है जहाँ पर वो उसे पियानो टेबल पे बैठाता है और उसे बजाने के लिए कहता है। और जब वो उसे बजाती है तो वो उससे कहता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है
उसके बाद वो उसके लिए किचन में पानी लेने के लिए जाता है और तभी वो सुनता है कि वो बहुत ही अच्छी तरह पियानो बजा रही है और उसे कहता है कि वो तो उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट लगती है। लेकिन तभी वो अपने किचन में ओलिविया को देखता है और वो उससे पूछता है कि अगर वो यहाँ पे है तो पियानो कौन बजा रहा है। तो ओलिविया उससे कहती है कि एक भयानक लेडी यहाँ पर आई और उसने कहा कि वो उसे पियानो बजाने दे और उस लेडी की जो शक्ल है वो इतनी भयानक है कि वो यहाँ पर टिकना ही नहीं चाहती। ये कह के वो तुरंत वहां से चली जाती है और शख्स तुरंत वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां पे कोई भी लेडी नहीं थी। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर उसके घर में चल क्या रहा है। दोस्तों, ये लेडी कोई आत्मा थी या सच में यहाँ पर कोई लेडी रहती है, इस बारे में आपको आगे पता चलेगा, तो वीडियो में बने रहें। अब चक रात को फ्रेंड्स ऑफ गार्डनिंग क्लब में जाता है, जहाँ पर वो सभी क्लब मेंबर से मिलता है और बातें करने लगता है और सभी लोग सिर्फ एक ही चीज के बारे में बात कर रहे थे। हम जान पाते हैं कि ये सभी लोग मेंटली इल थे और इनके साथ पास्ट में जरूर कोई घटना हुई होगी, जिसकी वजह से ये लोग रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही ये लोग जानते थे कि ये किस वजह से हुआ था। ये सुन के चक उनसे पूछता है कि आखिर वो सब किस बारे में बात कर रहे हैं। तो वो लोग उससे कहते हैं कि वो अभी नया है तो उसे इस बारे में जानना होगा। वो लोग यहाँ पर हेलन फॉस्टर की आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। चक उनसे पूछता है कि आखिर ये हेलन फॉस्टर कौन थी। तो वो उसे बताते हैं कि हेलन फॉस्टर यहाँ के फॉरेस्ट रोड पे रहा करती थी और उसने जब अपने आप को मारा था तो इस पूरे टाउन में कर्ज फैल गया था। इसीलिए वो लोग चुपके से यहाँ पे मिलते हैं और उसके घर का पता लगाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जब तक उसे घर का पता उन्हें नहीं लगेगा तब तक उसकी आत्मा को यहाँ से नहीं भगा सकते। तभी लैरी देखता है कि वहाँ का दरवाजा खुला हुआ है और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो हेलेन की आत्मा को देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि वो आत्मा सारी बातें जानती है। उसके बाद वो मीटिंग को रद्द कर देते हैं और वहां से घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन चक जब जा रहा होता है तो उसे चर्च से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर सिर्फ एक लेडी बैठी हुई है, जो कि जब पीछे मुड़ती है तो उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक था। अब यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम इजाबेल है और अब यहाँ पे इजाबेल यानी चक की बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा कि उसने इस घर में क्या क्या फेस किया। जब इजाबेल यहाँ पर आई थी तो वो काफी ज्यादा खुश थी और उसे इस घर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था। इजाबेल को उसके भाई ने ही अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि दरअसल इजाबेल का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई थी और गाड़ी इजाबेल ही चला रही थी, जिसकी वजह से इजाबेल अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती थी। इसी वजह से वो डिप्रेस्ड थी और वो खुद को रिकवर करना चाहती थी। रात को इजाबेल जब थेरेपी ले रही होती है तो उसका भाई उसके रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि आखिर वो किससे बात कर रही थी। तो वो बताती है कि दरअसल डॉक्टर ने उससे कहा है कि वो उसके दिल की जो भी भड़ास है वो एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ले, इसीलिए वो यही थेरेपी कर रही थी। उसका भाई उससे कहता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो उससे कहती है कि बचपन में ही वो उसे और पेरेंट्स को छोड़ के भाग गया था और अब जब माँ मरी है तो उसने फैसला किया कि वो उसके साथ रहेगा। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि उन दोनों भाई बहन में जरा भी क्लोजनेस नहीं थी, क्योंकि दरअसल चक बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया था, जिससे उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान रहती थी। अगले दिन जब इजाबेल उठी थी तो बाहर से उसे आवाज आई थी और जब वो बाहर गई थी तो उसे पता चला था कि मैनिक्विन अपने आप बाहर चली गई है। इसीलिए वो वहां पर गई थी और उसे समझ में नहीं आया था कि आखिर वो मैनिक्विन अपने आप बाहर कैसे आ गई थी। रात को इजाबेल जब पियानो बजा रही होती है तो जब वो सीक्रेट मीटिंग से वापस आता है, जहाँ पर उसने चर्च में उस इविल लेडी को देखा था। इजाबेल जब चक से पूछती है कि आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है, तो वो उसे सच्चाई नहीं बताता और उससे कहता है कि वो एग्जॉस्टेड है। इजाबेल अपने भाई को बताती है कि उसे इस घर में काफी ज्यादा अजीब लगता है और ऐसा लगता है कि मानो कि उसे कोई देख रहा हो। उसका भाई इस बात को इग्नोर कर देता है और उससे कहता है कि वो सोने चली जाए और ये सुन के इजाबेल उससे कहती है कि वो जानती है कि वो उससे प्यार नहीं करता। अगली सुबह इजाबेल से मिलने के लिए उसका दोस्त ल्यूक आता है, जो कि उसके कॉलेज में पढ़ा करता था और चक जब उससे मिलता है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। उसके बाद इजाबेल उसे अपने रूम में ले जाती है, जहाँ ल्यूक उसे उस टाउन के बारे में बताता है और उसे कहता है कि इस टाउन में एक कर्ज फैला हुआ है, जहाँ हेलेन की आत्मा उन सबको ही परेशान करती है। वो उसे ये भी बताता है कि उनकी लाइब्रेरी भी हॉन्टेड है, जहाँ पर किसी ने अपने आप की फांसी लगा ली थी और वो भी कुछ डेक ऑफ बुक्स पे चढ़कर। और तब से ही हर रोज वो डेक ऑफ बुक्स सेम वैसी ही तरीके से वहां पर मिलती हैं। यानी कि दोस्तों, चक जब पहली बार लाइब्रेरी में गया था और उसने डेक ऑफ बुक्स को देखा था तो वो दरअसल उस आत्मा का कमाल था। तभी वहां पर मरिया आती है, जो कि इजाबेल से पूछती है कि क्या वो उसके स्टूडियो में गई थी। तो वो उससे कहती है कि वो अभी यहीं पर थी और उसके स्टूडियो में नहीं गई। ये सुन के वो हैरान हो जाती है, मानो कि उसने कोई भयानक चीज देखी हो। और दोस्तों, ये चीज क्या थी ये आपको आगे पता चलेगा, जब मरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है इस घर में। मरिया के वहां से जाने के बाद वो दोनों फिर से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर ल्यूक उसे बताता है कि यहाँ पर सालों पहले एक लेडी रहा करती थी, जो कि फॉरेस्ट रोड पे रहती थी और उसका नाम था हेलन फॉस्टर और वो वहां पर अपनी बेटी के साथ रहा करती थी।
लेकिन उसकी बेटी जब स्कूल में जाती थी तो कुछ बच्चे उसे बुली किया करते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ ने बहुत सारी कंप्लेंट्स करी काउंसिल को। लेकिन काउंसिल ने उसकी बात नहीं सुनी और स्कूल भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी बेटी नहीं सह पाई और उसने खुद को जान से मार डाला। और हेलन ने जब अपनी बेटी की लाश देखी तो वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, इसीलिए वो काउंसिल मेंबर के घर गई और एक एक करके उसने सबको शूट करके मार डाला। और लास्ट में उसने खुद को भी शूट कर लिया था। तब से ही इस टाउन पे कर्स हो गया है और उसकी आत्मा यहाँ पर घूमती रहती है। और उसकी जो आत्मा है वो फॉरेस्ट रोड पे रहा करती थी, जो कि कई सालों पहले यहाँ से गायब हो चुका है। और किसी को नहीं पता कि आखिर उसका घर कहाँ पर है, क्योंकि मैप बदल चुका है और हर जगह का नाम नया हो गया है। और ऐसा कहा जाता है कि उसकी आत्मा को रोकने का वही एक जरिया है। अगर वो उसे घर में जाके उसे जला दें तो वो आत्मा भी चली जाएगी। इजाबेल ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और शाम को वो फिर से थेरेपी लेती है, जहाँ पर वो वॉइस रिकॉर्डर में अपनी सारी भड़ास निकालती है। रात को उसकी भाभी मरिया उसे एक आर्ट एग्जीबिशन में लेकर जाती है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थी और उसे आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था। वो दोनों वहाँ पर पेंटिंग्स देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और मरिया उसे बताती है कि दरअसल उसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो कई चीज़ें भूल जाती है, इसीलिए वो उससे इतना क्लोज नहीं हो पा रही है। इजाबेल उससे कहती है कि वो भी अपने दिमाग से अभी लड़ रही है, इसीलिए वो उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाती। तभी अचानक वहां पर एक पेंटिंग में हेलन की आत्मा अपने आप नजर आ जाती है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं और उस पेंटिंग को ढक देते हैं और उस एग्जीबिशन को तुरंत रद्द कर दिया जाता है। रात को इजाबेल जब सो रही होती है तो अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुल जाता है और कोई लाइट को जला देता है। ये देखकर उसकी नींद खुल जाती है और वो तुरंत लाइट को बंद कर देती है। लेकिन तभी अचानक फिर से वो लाइट जल जाती है, लेकिन इस बार वो बल्ब को बाहर निकाल देती है और अपने पास रख लेती है। लेकिन तब भी वो लाइट अचानक से जल जाती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि बल्ब तो उसके पास है तो वो लाइट कैसे जल गई। और तभी उस दरवाजे के पीछे से हेलन का हाथ निकलता है, जो कि उसी तरफ देखती है, जिसे देख के इजाबेल डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं और सोचने लगती है कि शायद ये कोई सपना होगा। लेकिन तभी वो अपने साइड में वो बल्ब को पाती है और सोचने लगती है कि क्या ये सच था या एक सपना था। अब इजाबेल इस बारे में अपने दोस्त ल्यूक को बताती है और उसे कहती है कि क्यों ना वो लोग मिल के उस फॉरेस्ट रोड का पता लगाएं, ताकि वो हेलन के घर में पहुंच सके और इसे रोक सकें। लेकिन ल्यूक उससे कहता है कि कई सारे लोगों ने ये सब करने की कोशिश करी, लेकिन जिन भी लोगों ने वहां पर जाने की कोशिश करी वो सब मारे गए हैं। उससे पहले यहाँ पर एशली नाम की लड़की रहती थी और वो भी यही पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि फॉरेस्ट रोड कहाँ पर है, और उसने ऑलमोस्ट पता लगा ही लिया था। लेकिन एक रात उसने खुद को जान से मार डाला, यानी कि हेलन की जो आत्मा है वो वहां तक उन्हें पहुंचने ही नहीं देती है और उससे पहले ही वो उनको मार डालती है। तभी इजाबेल को उसका भाई कॉल करता है और उससे कहता है कि वो घर पर आ जाए। और जब वो घर पर आती है तो वो अपने भाई और भाभी को लड़ता हुआ देखती है और उससे पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तो उसका भाई उससे कहता है कि वो जल्दी से सामान पैक कर ले और कल ही वो इस घर को छोड़ के यहाँ से निकल जाएंगे। इजाबेल देखती है कि मरिया काफी ज्यादा डरी हुई है, मानो कि उसने कुछ भयानक देख लिया हो। अब वो ऊपर जाती है और सामान को पैक करने लगती है और उससे मिलने के लिए उसका दोस्त ल्यूक आता है, जहाँ ल्यूक उससे कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है और वो दोनों मिलके हेलन के घर का पता लगाएंगे। तभी वो इजाबेल के साथ उसकी मदर की फोटो देखता है और उसे कहता है कि नीचे उसकी माँ मिली थी, वो काफी ज्यादा स्वीट है। ये सुन के इजाबेल हैरान हो जाती है और उसे बताती है कि उसकी माँ तो मर चुकी है। तो ल्यू उसे बताता है कि अभी जिस लेडी ने घर खोला था वो उसकी माँ नहीं थी, तो वो कौन थी। तभी इजाबेल नीचे जाती है और हेलन की आत्मा उसे डिमोनिक आवाज में अपने पास बुलाती है। मरिया उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो किचन में ना जाए, लेकिन जब वो किचन में देखती है तो वो हेलन का भयानक रूप देखकर डर जाती है और वो दोनों मिलकर तुरंत वहां से भागती हैं और अपने रूम में चली जाती हैं। और इजाबेल को अपनी भाभी मरिया के चिल्लाने की आवाज आती है। उसके बाद हमारा तीसरा चैप्टर मरिया शुरू होता है, जहाँ पे हमें मारिया के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाएगा कि उसने क्या डिमोनिक यहाँ पर एक्सपीरियंस किया। जब वो लोग पहले घर में आए हुए थे तो वो काफी ज्यादा खुश थे और मरिया अपने बिजनेस में काफी ज्यादा अच्छा कर रही थी। मारिया को हमेशा किचन में जो बर्तन थे वो एक सेट में रखे हुए मिलते थे और उसे लगता था कि शायद ये काम इजाबेल का है, इसीलिए वो चक को इस बारे में बताती है। तो चक उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो अपनी बहन को समझा देगा। उसके बाद मारिया जब अपनी मीटिंग के लिए निकल रही होती है तो उसकी गाड़ी के आगे हम उस हेलन की आत्मा को देख पाते हैं, यानी कि हर वक्त उस घर में वो उनके साथ मौजूद थी। उसके बाद वो साइट पे जाती है और लाइव स्ट्रीम करती है, जहाँ पर उसे अपना जो मैनिक्विन होता है वो मिसप्लेस नजर आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये किसने किया होगा। इसीलिए वो तुरंत इजाबेल के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके रूम में आई थी। तो वो और उसका दोस्त कहते हैं कि वो वहां पर नहीं आए थे। अब मारिया को चिंता होने लगती है और वो समझ जाती है कि जरूर इस घर में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, लेकिन वो इस बात को अपने हस्बैंड से छुपाती है और उसे कुछ भी नहीं बताती।
और अगले दिन जब वो लाइव स्ट्रीम करती है तो उस मैनिक्विन का हाथ उसकी लाइव स्ट्रीम में हिलता हुआ नजर आता है, जिसे कई सारे लोग देख रहे थे और उसे देखकर वो सभी लोग हैरान थे। जब वो अपना कैमरा उठाती है तो वो मैनिक्विन भी उसकी तरफ मुड़ के देखती है। तभी मरिया वापस जब अपने रूम में आती है तो वो मैनिक्विन वहां से गायब हो चुकी थी। और जब वो अपने बेडरूम में जाती है तो वहां पर वो उस मैनिक्विन को देखती है, जो कि इंसान की तरह चल रही थी, और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो अपने पति को जब इस बारे में बताती है तो वो दोनों मिलकर उस मैनिक्विन को ही जला देते हैं। मारिया उससे कहती है कि उन्हें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस घर में किसी की आत्मा रहती है। और शक तुरंत अपनी बहन को कॉल करता है और घर में बुला लेता है। और उसकी बहन जब वहां पर आती है तो वो उनसे पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है। तो जग उससे कहता है कि वो जल्दी से सामान पैक कर ले, वो लोग अगले ही दिन यहाँ से निकल जाएंगे। जब वो सामान पैक करने के लिए जाती है तो मारिया नीचे ही होती है। और तभी मारिया को वहां पर इजाबेल की आत्मा नजर आती है, जिसे देखकर वो छुप जाती है और उसकी आत्मा कहती है कि वो उससे ना छुपे। तभी इजाबेल भी नीचे आ जाती है और उसकी आत्मा को देखकर वो दोनों डर के ऊपर भाग जाती हैं, जो कि हमें पिछले चैप्टर में भी दिखाया गया था। अब हेलेन की आत्मा सबसे पहले मारिया के पास जाती है। यहाँ पर उसका भयानक चेहरा देखकर मरिया जोर से चिल्लाती है और उसकी आत्मा तुरंत उस पर हमला करके उसे पोजेस कर लेती है। उसके बाद मारिया इजाबेल के पास जाती है और उसे संभालती है। और इजाबेल उससे कहती है कि वो अपनी आप की शक्ल आईने में देखे। और जब मारिया अपनी शक्ल आईने में देखती है तो उसकी नाक से खून निकल रहा था और वो काफी ज्यादा बीमार लग रही थी। इसीलिए अब वो लोग घर छोड़कर जाने का फैसला नहीं करते। अगले दिन उसके घर में ल्यूक आता है, जब वो इजाबेल से कहता है कि उसे फॉरेस्ट रोड का पता चल गया है, तो क्यों ना वो वहां पर जाएं और देखें कि आखिर वहां पर क्या है। अब इजाबेल चक को इस बारे में बताती है, तो चक डिसाइड करता है कि वो और इजाबेल वहां पर जाएंगे। तभी वहां पर वो एजेंट अपने कैमरामैन के साथ आ जाती है, जो कि उनसे कहती है कि वो यहाँ पे टेस्टिमोनियल शूट करने के लिए आई है। लेकिन चक उससे कहता है कि आज ये नहीं हो सकता। लेकिन तभी वहां पर मारिया आ जाती है, जो कि तैयार होकर आई थी, और वो कहती है कि वो टेस्टिमोनियल देने के लिए तैयार है। उसके बाद चक और इजाबेल तुरंत वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं और इधर मारिया अपना टेस्टिमोनियल देती है, जहां पर वो ल्यूक को ही घूरे जा रही थी। और वो टेस्टिमोनियल में अपनी बेटी के बारे में बात करने लगती है कि कैसे स्कूल में बच्चे उसे बुली किया करते थे। इधर चक और इजाबेल दोनों उस घर में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि वो घर अबैंडन्ड है और वहां पर कोई भी नहीं रहता। तभी चक को वहां जमीन के अंदर कुछ लेटर्स मिलते हैं, और जब वो उन्हें पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो लेटर यहीं पर भेजे गए थे और वो हेलेन के द्वारा ही भेजे गए थे। वो वहां पर उस लेटर में हेलेन का नाम देखता है और वो सोचता है कि आखिर हेलेन अपने घर में ही क्यों लेटर भेजेगी। तभी वो उस घर के एड्रेस पे जो नाम रजिस्टर्ड है वो देखता है और उसे पता चलता है कि दरअसल यहाँ पर हेलेन नहीं रहती थी, बल्कि यहाँ पर उस बच्चे की फैमिली रहती थी, जो कि उसकी बेटी को बुली किया करता था। और हेलेन ने यहाँ पर घुसकर सबको जान से मार डाला था, और यहीं पे हेलेन ने खुद को भी मारा था, जिससे उसकी आत्मा भटक रही थी। उसके बाद वो हेलेन का एड्रेस देखता है जहां से वो लेटर भेजा गया था, और वो एड्रेस पढ़ के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि दरअसल वो जो एड्रेस था वो उसके ही घर का था। जिसे वो समझ जाता है कि वो लोग दरअसल हेलेन के घर में रह रहे हैं, और इसी वजह से उसकी आत्मा उन्हें परेशान कर रही थी। अभी सुन के वो अपनी बहन के पास जाने लगता है, उससे कहने के लिए कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए। इधर टेस्टिमोनियल सुन के ल्यूक बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, और तभी अचानक हेलेन अपनी असली रूप में आ जाती है। और ये तीनों उसका भयानक चेहरा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और वो एक एक करके इन तीनों को जान से मार डालती है। इधर चक अपनी बहन से कहता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन उसकी बहन उसे रोते हुए कहती है कि उसने यहाँ पर कुछ चीजें देखी हैं। तभी एक आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आत्मा उन दोनों को अपने साथ ले जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों, हेलेन ने अपनी बेटी के बदले के लिए जिन लोगों को मारा था, आज भी उन लोगों की आत्माएं वहां पर मौजूद थी। और सिर्फ अफवाह थी कि हेलेन फॉरेस्ट रोड पे रहती है, बल्कि सच्चाई ये थी कि हेलेन टाउन में रहती थी। और जो फॉरेस्ट रोड में रहते थे वो बुली के माता पिता रहते थे, जिस लड़के ने उसकी बेटी को बुली किया था। और हेलेन ने उस लड़के और उसके माता पिता को वहीं पर मार डाला था, इसीलिए उनकी आत्माएं वहां पर भटक रही थी। और हेलेन का जो असली घर था, उस घर में जो कोई भी रहने के लिए आता था उसे बहुत ज्यादा परेशान करती थी और उसे जान से मार डालती थी। और ज्यादातर शिकार उन लोगों को बनाया करती थी जो कि डिप्रेस्ड हों। तो इस फिल्म में आपने ये नोटिस किया होगा कि यहाँ पर हेलेन, उसकी भाभी और उसके जो भैया हैं, वो तीनों ही बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थे। उसका भाई ये सोचता था कि वो बचपन में ही घर छोड़कर भाग गया, जिसकी वजह से वो अपने माता पिता के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाया। और उसकी जो बहन थी वो खुद को अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानती थी। और उसकी जो भाभी थी, कई सालों से उसे बड़ी डील नहीं मिल पा रही थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान थी, और उसे बाइपोलर डिसऑर्डर भी था। इसीलिए तीनों हेलेन की आत्मा के शिकार हुए। और स्टार्टिंग में जो लड़की एशली दिखाई गई थी वो भी शायद डिप्रेस्ड रही होगी, और हेलेन के बारे में वो रिसर्च भी कर रही थी, इसीलिए हेलेन ने उसे भी जान से मार डाला था। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद।